Hello. Today we are going to discuss regarding hypothesis. Myself, Associate Professor Mr. Praveen, Metro College of Nursing. So moving on to the topic, introduction. As hypothesis means what? Hypothesis is nothing but a research. Research is a question. Hypothesis is finding the answer for the question, or we can say it is the answer for the question of our research. Hypothesis always translate a quantitative research question into a precise prediction of expected outcome. तो रिसर्च में हमारा क्वेश्चन क्या रखेंगे? हमारा क्वेश्चन ऐसा रखेंगे, कल हमने देखा था हाइपरटेंशन के बारे में। हाइपरटेंशन, हमने हाइपरटेंशन के बारे में डेटा कलेक्ट करना है ना? उसमें हमारा ये क्या होगा? क्वेश्चन है हाइपरटेंशन ज्यादा होगा था। मेरा क्वेश्चन ये था, उनके पास हाइपरटेंशन ज्यादा होगा था। लेकिन मेरा हाइपोथेसिस तब मैंने टेस्ट करूंगा, तब मुझे पता चलेगा उनके पास हाइपरटेंशन ज्यादा क्या कम है। तो मुझे आंसर मिलेगा। हाइपोथेसिस मुझे आंसर देगा जो मैंने सोचा था, मेरा रिसर्च का क्वेश्चन था वो सही निकला क्या गलत निकला है। Okay, so moving on to the definition of hypothesis. So definition of hypothesis, hypothesis is a statement of predicted relationship between two or more variables which is formulated at the beginning of research. हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस एक स्टेटमेंट है। क्या कर रहा है वो प्रिडिक्ट कर रहा है किसके बारे में? दो रिलेशनशिप के बारे में, बिटवीन टू वेरिएबल्स। कौन सा टू वेरिएबल है? जो हमारा स्टडी में हाइपरटेंशन के बारे में मैंने पहले एग्जांपल बताया था कल वाला क्लास में। हाइपरटेंशन का एक एरिया पूरा मैंने हाइपरटेंशन के बारे में चेक करना है। कौन सा एज ग्रुप का अंदर? 35 टू 45 ईयर्स में। सो 35 टू 45 ईयर्स में मैंने हाइपरटेंशन के बारे में चेक करना, वहां पर एज और हाइपरटेंशन, एज और हाइपरटेंशन, इन दोनों का रिलेशन क्या है मुझे वो क्लियरली पता चलेगा। एज के हिसाब से हाइपरटेंशन बढ़ रहा है क्या कम हो रहा है, कौन सा एज में, कौन सा एज ग्रुप में 35 टू 45 में कौन सा साल में ये ज्यादा बढ़ रहा है। एग्जांपल 35 टू 40 का अंदर कम है, 40 टू 45 में ज्यादा बढ़ रहा है, मतलब 40 टू 45 आर मोर प्रोन टू हैव सिवियर हाइपरटेंशन देन 35 टू 40 ईयर्स। इसको हमको प्रिडिक्ट करने के लिए ये हेल्प करता है। The next, moving to the characteristics of hypothesis. Characteristics of hypothesis. First one is state expected relationship between variables. So already हमने देखा definition में, ये हमको क्या करे? Expected relationship बताएगा दो variables के बीच में क्या relationship है। Okay. Second one determines the presumed effect and outcome. हमको determine करेगा किसके बारे में? हमारा presumed effect, आपको already पता है ये क्या होने वाला है और उसका आउटकम भी कैसा होगा ऑलरेडी, उसके बारे में हमको करेक्ट तरीका से हमको ट्रैक करेगा। हमने जो सोचा वो गलत है क्या करेक्ट है, सही निकला, सही निकला, उसके हिसाब से हम हमारा स्टडी को करेक्ट गेस किया हमने और करेक्ट फॉर्मुलेट कर सकते हैं। देन इट इज बेस्ड ऑन साउंड जस्टिफाइबल रेशनल्स, बेस्ड ऑन साउंड जस्टिफाइबल रेशनल्स। सो जो भी हमने करेंगे हमको साउंड जस्टिफिकेशन है विथ रेशनल के साथ, विथ रेशनल के साथ हमको मिलेगा। एग्जांपल नर्सिंग केयर प्लान में हमने देखा हुआ हर एक एक्शन के लिए हमने रेशनल देखना है, हर एक चीजेस यूज करने के लिए क्या रेशनल था, इस रेशनल की वजह से हमको जस्टिफाई कर सकते हैं। सेम वैसा हर एक रिसर्च स्टडी में आपका क्वेश्चन को जस्टिफाई कर कर अपने आंसर निकालना। सो उसका तरीका अपने ईच एंड एवरीथिंग अपने प्रूफ रखकर उसको जस्टिफाई करना विथ रेशनल, तब आपको निकलेगा। एग्जाम्पल मैंने बोला हाइपरटेंशन ज्यादा बढ़ेगा इस एज ग्रुप में, है क्या नहीं, वो था मेरा क्वेश्चन। सो उसके हिसाब से मैं वहां पर क्या यूज किया, मैंने डेटा कलेक्शन किया। कैसा कलेक्ट किया? मैंने जाकर जो भी 35 टू 45 ईयर्स का एज ग्रुप है उनका सेंसस पहले कलेक्ट कर लिया कितना लोग है। उसके बाद मैंने क्या किया, हाइपरटेंशन का एक कैंप लगाया। कैंप लगाकर मैं सभी लोगों को बुलाया जो 35 टू 45 ईयर्स का अंदर है, उन सभी को बुलाकर मैंने बीपी चेक किया। बीपी चेक करने के बाद मुझे सेग्रीगेट करना इजी हो जाएगा। सो यहाँ पर मेरा रेशनल क्या, मैंने 35 टू 45 सिर्फ उनको ही लिया, क्यों? मेरा स्टडी उनको ऊपर ही है। सेकेंड, उनका बीपी मैंने चेक किया, किसके हेल्प से? बीपी अपैरेटस का हेल्प से। नेक्स्ट, द हाइपोथेसिस मस्ट बी phrased so that it is clear and testable. हाइपोथेसिस कैसा फ्रेज करेंगे आपने, वो क्लियर रहना है, उसके हिसाब से हम उसको अच्छे से टेस्ट भी कर सकते हैं। जो भी हमने हाइपोथेसिस करते क्लियर रहना और उसको टेस्ट भी कर सकते हैं। एग्जांपल मैंने ऑलरेडी बोला हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन को मैंने क्लियर रखा। क्या क्लियर रखा? 35 टू 45 ईयर्स का अंदर ही रखा मैंने, ठीक है।
उसको मैंने क्या चेक करना था, उनके पास हाइपरटेंशन ज्यादा है क्या कम है, वो पता करना था। मैंने क्या करना, हाइपरटेंशन को मैंने 3 डिवीजन में कर लिया, जो हाइपरटेंशन है, जो हाइपरटेंशन नहीं है, ठीक है। जो हाइपरटेंशन है उसमें मैंने फर्दर मोर 3 क्लासिफिकेशन दिया। जो हु आर हैविंग हाइपरटेंशन उसमें मैंने 3 डिवीजन किया, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। सो उसके हिसाब से इतना एग्जांपल, एक एरिया में 100 लोग मिला 35 टू 45 इयर्स में, 100 लोग में 40 मेंबर्स को हाइपरटेंशन नहीं है, मतलब 60% आर हैविंग हाइपरटेंशन। वो 60% में मैंने फर्दर डिवाइड किया, फर्दर डिवाइड कर कर माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर डिवीजन के हिसाब से मैंने बता दिया उनके हाइपरटेंशन के स्कोरिंग के हिसाब से। माइल्ड लोग कितना लोग आया, मॉडरेट में कितना लोग आया, सीवियर में कितना लोग आया, उसको मैंने क्लियरली फ्रेज कर सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट हमने मूव करेंगे असम्पशन। असम्पशन क्या होता है? एन असम्पशन इज अ बेसिक प्रिंसिपल दैट इज बिलीव्ड टू बी ट्रू विदाउट प्रूफ और वेरिफिकेशन। असम्पशन क्या होगा? असम्पशन हमेशा ये बोलेंगे, असम्पशन हमेशा बिलीव करेंगे इसका ट्रू ही निकलेगा विदाउट एनी प्रूफ। एग्जांपल मैंने दिया इधर, द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। यस और नो? इसके लिए प्रूफ का जरूरत ही नहीं है। सन राइजेस इन द ईस्ट ओनली एंड सेट्स इन द वेस्ट ओनली, ये हमको चेंज नहीं होगा। सेकंड एग्जांपल, ह्यूमन बीइंग्स आर बायो साइकोसोशियल बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स आर बायो साइकोसोशियल बीइंग्स, यस, इसको भी कोई चेंज नहीं है। एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल, एनी फेलियर कॉजेस स्ट्रेस। यस, फेलियर कॉजेस स्ट्रेस। सो उसके हिसाब से हमको असम्पशन ही होगा, असम्पशन इज अनचेंजेबल ट्रू विदाउट एनी प्रूफ और वेरिफिकेशन, विदाउट एनी प्रूफ और वेरिफिकेशन, इसको बोलते हैं हमने assumptions. Okay, so now we'll see difference between hypothesis and assumption. Difference between hypothesis and assumption. First hypothesis देख लिया तो hypothesis states the expected outcome. Hypothesis क्या करता है? ये expected, ये हो सकता है, expected outcome को predict करता है। assumption क्या करता है? assumption हमेशा हमको fact देता है, fact देता है, ये है ऐसा fact देता है। Then hypothesis state expected relationship between variables, इनके बीच में ये हो सकता है, this is the expected relationship, ये मैंने expect कर रहा हूं उनके पास से, ये होता है। लेकिन assumption में क्या होता है? do not state expected relationship between variables, ये दोनों के बीच में expected relationship कुछ भी बोलता ही नहीं है, लेकिन इसका क्यों? इसका ऑलरेडी स्टेट है, वो फैक्ट ही बोलता है। देन इट इज बेस्ड ऑन साउंड जस्टिफाइबल रेशनल्स। हाइपोथेसिस के लिए हमको जस्टिफाइबल रेशनल चाहिए, कुछ रेशनल चाहिए, हमने ये किया और इसके हिसाब से ये हुआ, उसका रेशनल हमने दिखाना। लेकिन फैक्ट के लिए क्या? फैक्ट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस एंड प्रीवियस रिसर्च। assumption में observation, experience and previous research. hypothesis are to be tested. hypothesis हमने टेस्ट कर सकते हैं, पास भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। assumptions are proved to be true already. assumption हमेशा ट्रू ही होता है, assumption already हमेशा ट्रू ही होता है। okay, then functions of hypothesis. coming to the functions of hypothesis में hypothesis are proposed solution to research question. hypothesis क्या? proposed solution है, एक solution है हमारा रिसर्च क्वेश्चन के लिए। hypothesis evaluate theories, जो भी थियरी दिया उसको हमने चेक कर सकते हैं और प्रूव भी कर सकते हैं ये अच्छा हुआ क्या नहीं है। जैसे कि हमारा नर्सिंग केयर प्लान, नर्सिंग केयर प्लान इज ए थियरी, नर्सिंग केयर प्लान को हमने चेक करेंगे, चेक करने के बाद हमको फीडबैक में क्या मिलता है? जो भी नर्सिंग डायग्नोसिस बनाया और इफेक्टिवली आपने केयर दिया विद एविडेंस, विद प्रूफ, विद रेशनल, आपका फीडबैक क्या निकला? अच्छा निकला क्या बुरा? द पेन रिड्यूस हो गया क्या नहीं हुआ? ऐसा हमने हाइपोथेसिस नर्सिंग केयर प्लान में भी यूज कर सकते। द नेक्स्ट हाइपोथेसिस ऑफर्स डायरेक्शन एंड सजेशन एक्सप्लेनेशन। हाइपोथेसिस हमको हमेशा डायरेक्शन और सजेशन देता है। then induces critical thinking and facilitate understanding and interpretation of data. यहाँ पर क्या कर रहा है? हाइपोथेसिस हमको हेल्प कर रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए हमको स्टिमुलेट करता है, हमारे क्रिटिकल थिंकिंग को स्टिमुलेट करता है, और भी अच्छे से हमने सोचेंगे और भी अच्छा इफेक्टिव कर सकते हैं, उसको कैसे इफेक्टिव कर सकता है। और उसके हिसाब से हमको फैसिलिटेट करता है, क्या है? उसका अच्छे से समझ लेने के लिए, अच्छे से समझ लिया तो हम अच्छे से डेटा डिटेयली और परफेक्टली कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने मूव करेंगे टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। मूविंग ऑन टू द टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, यहाँ पर मैंने 3 टाइप्स आपको स्पेसिफाई किया। सिंपल वर्सेस कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, डायरेक्शनल वर्सेस नॉन डायरेक्शनल, नल वो भी स्टैटिस्टिकल वर्सेस
alternate, that is research hypothesis. Null statistical hypothesis versus alternate research hypothesis. The third one हमने हमेशा research thesis में specify करने के लिए use करते हैं. Okay, अब इसके बारे में देखेंगे. First one is simple versus complex. Second one is directional versus non-directional. Third one is null versus alternate hypothesis. So first, simple and complex hypothesis. Simple hypothesis क्या है? It is a general prediction made between one independent and one dependent variable. Simple hypothesis क्या हो गया? General prediction है किसके बारे में? Independent and dependent variable के बारे में. Okay. Complex hypothesis क्या हो गया? It is a general prediction made between two or more independent and two or more dependent variable. Complex hypothesis में general prediction हमने लेंगे, वहां पर two or more independent होगा and two or more dependent variable भी हो सकता है. Independent क्या है? Independent is the cause. Dependent क्या है? Dependent is the effect. Example, independent में मैंने लगाया Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis. Dependent में क्या होगा? Tuberculosis disease निकलेगा, है क्या नहीं? और independent में अपने लोगों को कैंसर रखेंगे. Independent में हमने रखेंगे स्मोकिंग, ठीक है, सिगरेट स्मोकिंग. डिपेंडेंट में हमने रखेंगे सिवियरिटी ऑफ कैंसर, सिवियरिटी ऑफ कैंसर. सो ऐसा हमने कर सकते हैं. सो इसका एग्जांपल देखेंगे हमने. एग्जांपल सिंपल हाइपोथेसिस. सिंपल हाइपोथेसिस के लिए मैंने रखा है एक्स वाई. एक्स क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. एक्स को मैंने बोला मेंटल हेल्थ, वाई को मैंने रखा डिपेंडेंट वेरिएबल. डिपेंडेंट वेरिएबल को एकेडमिक परफॉर्मेंस, एकेडमिक परफॉर्मेंस. एक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, that is cause, mental health. Y is dependent variable, that is affect academic performance. Okay, अब इसका देखा example. There is a significant relationship between the mental health and academic performance of students. Academic performance of students. So इसके हिसाब से आपने देखा तो मैंने ये बोल रहा था, यहाँ पर जब मेंटल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए. सो एक स्टूडेंट का मेंटल हेल्थ मैंने चेक करना है. मेंटल हेल्थ चेक करने के बाद वो स्टूडेंट का एकेडमिक परफॉर्मेंस भी चेक करेंगे. ये दोनों कैसा था? मेंटल हेल्थ अच्छा है, एकेडमिक परफॉर्मेंस भी अच्छा हुआ है. मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं है, एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ, वो चेक करना था. इसको मैंने बोलता सिंपल हाइपोथेसिस. क्यों? यहाँ पर मैंने सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? मेंटल हेल्थ है. वो इंडिविजुअल के ऊपर डिफरेंट हो सकता है ना. लेकिन एकेडमिक परफॉर्मेंस अभी का उनका मेंटल हेल्थ को ऊपर हो सकता है. सो एकेडमिक डिपेंड्स ऑन मेंटल हेल्थ, एकेडमिक परफॉर्मेंस. सेकंड हमने देखेंगे कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस. कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस में सेम एग्जांपल मैंने रखा है. यहाँ पर टू इंडिपेंडेंट रखा है मैंने. कौन सा है? मेंटल हेल्थ x1, मेंटल हेल्थ x1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. देन टीचिंग मेथड x2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. किसको ऊपर अफेक्ट कर रहा है? डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ स्टूडेंट्स एकेडमिक परफॉर्मेंस. Y को मैंने रखा डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ स्टूडेंट्स एकेडमिक परफॉर्मेंस. इसके हिसाब से हमने देखेंगे एग्जांपल. देयर विल बी ए सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन द मेंटल हेल्थ मेथड्स ऑफ टीचिंग वर्सेस एकेडमिक परफॉर्मेंस. यहाँ पर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. आपका मेंटल हेल्थ भी चेक करना है, साथ में आपको जो टीचर ने पढ़ा रहा है कौन सा मेथड यूज कर रहे हो, टीचिंग मेथड, उस मेथड, ये दोनों कहाँ पर फर्क पड़ता है? एकेडमिक परफॉर्मेंस को मोल्ड कर सकता है स्टूडेंट का एकेडमिक परफॉर्मेंस को. सो यहाँ पर स्टूडेंट एकेडमिक परफॉर्मेंस को हमने बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, और मेंटल हेल्थ एंड मेथड ऑफ टीचिंग हमने बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल. यहाँ पर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको हमने बोलते हैं कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस. कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस हमेशा मोर देन टू इंडिपेंडेंट एंड मोर देन टू और वन डिपेंडेंट वेरिएबल होगा. नेक्स्ट हमने मूव करेंगे नल हाइपोथेसिस. नल हाइपोथेसिस वर्सेस अल्टरनेट हाइपोथेसिस. नल हाइपोथेसिस क्या है? प्रिडिक्ट्स द रिजल्ट ऑब्टेन्ड और ड्यू टू चांस. नल हाइपोथेसिस क्या होगा? हमेशा ये प्रिडिक्ट करता है ड्यू टू चांस में हमको निकला है. इफ द लाइक्लीहुड ऑफ द रिजल्ट अकरिंग और बाय चांस इज रिमोट, then the null hypothesis can be rejected and the alternate experimental hypothesis can be accepted. Okay, so यहाँ पर क्या हो गया? If the likelihood of result जो भी रिजल्ट हमको मिल रहा है, वो रिजल्ट बाय चांस में कुछ रिमोट हमने मॉडिफिकेशन दिया, बाय चांस हमने कुछ मॉडिफिकेशन दिया, वो मॉडिफिकेशन के वजह से उसका चेंजेस आया, तो
हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर कर जो हमने एक्सपेरिमेंट किया उसको हमने एक्सेप्ट कर सकते, दैट इज अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस हमेशा ये होता, ये रेगुलरली होता है, नल हाइपोथेसिस रेगुलरली होने वाला चीजेस है। सो उसको हमने बोलता वो हमेशा वो चांस में होते रहता है, उसमें कोई चेंजेस हमने लेकर आएंगे, जो हो रहा है उसमें और थोड़ा फर्क लेकर आने के लिए हमने कोई चीजेस यूज करेंगे, जो चीजेस यूज किया उसको बोलते हैं हमने एक्सपेरिमेंट। Okay, so example, there will be no significant relationship between the mental health and academic performance। मैंने ये बोला जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल इन दोनों के बीच में कोई फर्क नहीं है। क्यों? यहाँ पर मेंटल हेल्थ कैसा भी होने दो, एकेडमिक परफॉर्मेंस इसके ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं है। मेंटल हेल्थ के ऊपर एकेडमिक परफॉर्मेंस पूरा डिपेंडेंट नहीं है। यही मेरा नल हाइपोथेसिस है। ओके, then the researcher hypothesis, that is alternate hypothesis. This predicts that something other than chance has played a part in producing the result obtained। यहाँ पर क्या मेंटल हेल्थ के अलावा और कुछ है, हमने कुछ मॉडिफाई किया तो वो रिजल्ट अपटाइन करने के लिए हमको हेल्प कर सकता है। इफ द डिजाइन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इज हाईली कंट्रोल्ड, there should be only one explanation for the result, that is independent variable। so independent variable में हमने कुछ चेंजेस लेकर आएंगे, जरूर वहां पर बाई चांस नहीं, जरूर वहां पर चेंजेस हो सकता है बाई हाई कंट्रोल। एग्जाम्पल मैंने लेकर आया, देयर विल बी सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन द मेंटल हेल्थ एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस। सो देयर विल बी सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप मतलब मेंटल हेल्थ में मैंने कुछ चीजेस इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैंने मेंटल हेल्थ को बढ़ाने के लिए बच्चों को योगा, मेडिटेशन वगैरह, कंसंट्रेशन करने के लिए कुछ गेम वगैरह कर सकता हूँ। ये चीजें करने की वजह से क्या होगा, उनका मेंटल हेल्थ और स्ट्रांग बढ़ेगा। स्लीप के बारे में मैंने उनको स्लीप का इंपॉर्टेंट बता सकता हूँ। न्यूट्रिशन के बारे में कुछ तो मैंने उनको क्लासेस ले सकता हूँ। सो ऐसा है, मेंटल एक्सरसाइज, देन स्लीप, देन न्यूट्रिशन, ये सारे चीजें क्या करता है, मेंटल हेल्थ को स्ट्रांग बढ़ाएगा। वो स्ट्रांग हो गए तो उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस और अच्छा हो सकता है। सो यहाँ पर रिसर्चर ने मेंटल हेल्थ को बढ़ाने के लिए कौन सा भी एक तरीका यूज कर कर एकेडमिक परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकता है। ओके, नेक्स्ट हमने मूव करेंगे डायरेक्टिव हाइपोथेसिस। दिस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बीइंग डायरेक्शनल। ये कौन सा वाला, डायरेक्शनल के हिसाब से। दिस प्रिडिक्ट्स द डायरेक्शन इन विच द रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू अकर। ये हमको एक डायरेक्शन बताएगा कौन सा चीज में वो रिजल्ट हमेशा होने वाला। सो अनप्रिडिक्टेबल नॉइज विल इंक्रीज ब्लड प्रेशर। एग्जाम्पल, ओल्डर पर्सन्स आर मोर एट रिस्क फॉर एक्सपीरियंसिंग ए फॉल देन यंगर। एट प्रेजेंट में कोविड चल रहा है, कोविड में हमका प्रिडिक्शन क्या है, जो ओल्ड एज है उनका मोर चांसेस है, इन्फेक्शन आ गया तो उनको बचाना बहुत मुश्किल है, और उनके ऊपर इन्फेक्शन होने का चांसेस भी बहुत ज्यादा है, इसके लिए उनको बचा कर रखना है। सेकंड क्या था, जो बच्चे 10 साल के नीचे है उनको भी हमने बचा कर रखना है, क्यों एक्सपोज हो गया, इन लोग हाई रिस्क में है, इन लोग हाई रिस्क में। सो ये इसके हिसाब से ये डायरेक्टिव हमको देता है, ये कौन सा डायरेक्शन दे रहा है, ओल्ड एज और 10 साल का नीचे वालों को हमेशा बचा कर रखना है। The next example of directional hypothesis, there will be significant relationship between the greater level of mental health and excellent level of academic performance। इसके हिसाब से ये बता रहे किसके पास ग्रेटर लेवल ऑफ मेंटल हेल्थ है उसके पास एकेडमिक परफॉर्मेंस भी अच्छा है, उसके पास एकेडमिक परफॉर्मेंस भी अच्छा है। सो ये डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बोल सकते हैं, जो किसका मेंटल हेल्थ अच्छा है। The next non-directional hypothesis, it does not predict a direction of outcome। ये हमको direction of outcome नहीं देगा, इसको बोलते हैं non-directional। There is a relationship between the age of the patient and the risk of falling। ये दोनों के ऊपर है नहीं, हमेशा हो नहीं सकता है, आधा हो सकता है आधा नहीं भी हो सकता है, इसके लिए हमेशा हमको कंप्लीट प्रिडिक्शन नहीं देता है। क्यों, एज के हिसाब से पेशेंट फॉलिंग चांसेस है। सो नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, देयर विल बी नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन द मेंटल हेल्थ एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स। नॉन डायरेक्शन में ये बोलते हैं देयर विल बी नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप। क्या बोल रहा है, ये मेंटल हेल्थ एक ही नहीं है, वो बोल रहा है और भी बहुत सारी चीजें है। बच्चे का रेगुलरिटी ऑफ अटेंडिंग द क्लासेस, बच्चे का डूइंग द वर्क, कितना बार वो अपने आप प्रैक्टिस करता पढ़ने के लिए,
कितने बार वो अपने चीजेस के लिए एक्सपोज हो रहा है, प्रैक्टिकल स्किल के लिए एक्सपोज हो रहा है, तो उसको ऊपर बच्चे का एकेडमिक परफॉर्मेंस भी हो सकता है। सो इसके हिसाब से ये बोल रहा है नॉन डायरेक्शनल, वो एक ही डायरेक्शन नहीं बताएगा और डायरेक्शन भी नहीं दिखाएगा। हमको ये बोल रहा है मेंटल हेल्थ एक ही नहीं है, बहुत सारे चीजेस भी हो सकता है, इसके लिए मेंटल हेल्थ के ऊपर एकेडमिक परफॉर्मेंस डिपेंडेंट नहीं है, यही बता रहा। सो दिस इज अबाउट टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। सो टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस में हमने देखा 3 टाइप्स। द फर्स्ट वन इज simple versus complex. Second one is null versus alternative, नहीं तो researcher hypothesis. Third one is directive versus non-directional. The next हमने देखेंगे hypothesis testing. Hypothesis का कैसा टेस्ट कर सकते हैं? Hypothesis testing, the goal of hypothesis testing is somewhat twisted. It is to disprove something you do not believe. In this case, you are trying to disprove the treatment X has no effect on outcome Y. समझ आ गया? हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या कर रहे हैं? हाइपोथेसिस टेस्टिंग हमने पॉजिटिव में भी रख सकते हैं, नेगेटिव में भी रख सकते हैं। कोई भी चीजेस आपको यकीन नहीं हो रहा है, वो चीजेस को अपने टेस्ट कर कर प्रूव कर सकते हैं, ये चीजेस नहीं हो सकता। तो इसके हिसाब से एग्जांपल दिया, एक्स ट्रीटमेंट नो इफेक्ट ऑन आउटकम ऑफ वाई। अभी करंट सिचुएशन ले लो, कोविड 19 में ये बोला था, पहले ये आया था क्लोरोफिलिकल, एक ड्रग है, क्या मलेरियल ड्रग यूज करेंगे, मलेरियल ड्रग यूज किया तो हमने कोविड 19 को कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसा कुछ बताया था। लेकिन लास्ट में क्या निकला था, कंप्लीटली टेस्ट करने के बाद ये प्रूव किया था वो डिसीज को हम कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन उसका सीवियरिटी का थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, दैट इज साइंस एंड सिम्टम्स को थोड़ा कंट्रोल कर सकता है, सिर्फ वही बताया है उसके हिसाब से। सो मलेरियल ट्रीटमेंट है जो वो सही ट्रीटमेंट नहीं है कोविड 19 के लिए, वो हमने प्रूव कर दिया भाई बहुत सारे साइंटिस्ट ने। नेक्स्ट हाइपोथेसिस टेस्टिंग, यहाँ पर नल हाइपोथेसिस HO, नल हाइपोथेसिस क्या है, हमेशा चेंज नहीं होता है। सो ट्रीटमेंट एज एक्स हैज नो इफेक्ट ऑन आउटकम वाई, ट्रीटमेंट एक्स का कोई इफेक्ट नहीं है आउटकम वाई के ऊपर। अल्टरनेट हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमने HA लिख सकते हैं, नहीं तो H1 लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं ट्रीटमेंट एक्स हैज एन इफेक्ट ऑन आउटकम वाई, ट्रीटमेंट एक्स हैज एन इफेक्ट ऑन आउटकम वाई। ओके, so hypothesis testing, if the trial has been carefully controlled, हमने ट्रायल को carefully कंट्रोल करेंगे, there are only true explanation for a difference between treatment groups, efficacy of X and chance। वहां पर एक ही मौका है, कितना अच्छा अपने कंट्रोल करेंगे उसके हिसाब से आपका ट्रीटमेंट इफेक्टिव हो सकता है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, assuming that the null hypothesis is correct, assuming that null hypothesis is correct, null hypothesis क्या था, ट्रीटमेंट एक्स कोई इफेक्ट नहीं होगा ट्रीटमेंट वाई के ऊपर और पर्सन वाई के ऊपर और डिसीज कंडीशन वाई के ऊपर। ओके, सो वी कैन यूज अ स्टैटिस्टिकल टेस्ट टू कैलकुलेट दैट द ऑब्जर्व्ड डिफरेंस would have occurred. This is known as the significant level or p value of the test. इसको हमने टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, कैलकुलेट करना स्टैटिस्टिकली। कैसा कैलकुलेट करेंगे, उसको हमने बोलता है पी वैल्यू, थोड़ा तो उसमें चेंजेस आया क्या नहीं, सिग्निफिकेंट लेवल को चेंज मॉडिफाई करो तो चेक करेंगे। एग्जांपल सिग्निफिकेंट लेवल क्या होगा, 100%, 90%, 80%, ऐसा परसेंटेज के हिसाब से कम कर कर चेक कर सकते हैं। ओके, सो पी वैल्यू क्या होता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्व्ड आउटकम, P always the probability of observed outcome, assuming that chance alone was involved in creating the outcome. In other words, assuming the null hypothesis is correct, what is the probability that we would have seen the observed outcome? यहाँ पर क्या कर रहा है, पी वैल्यू हमको ये प्रूव करता है इधर नल हाइपोथेसिस करेक्ट है क्या रॉन्ग है, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस करेक्ट क्या रॉन्ग है, वो प्रूव करने के लिए हमको चेक करता है। सो पी वैल्यू इज स्मॉल, meaning the observed outcome would have been unlikely. The probability value is small, meaning the observed outcome would have been unlikely. We will reject that chance played the only role in the observed difference. Chance के हिसाब से हुआ था, हमारा एक्सपेरिमेंट में कोई चेंजेस नहीं हुआ between the groups. पर्टिकुलरली ट्रीटमेंट हमने जो दिया वो ट्रीटमेंट के ऊपर आउटकम में इफेक्ट नहीं हुआ, उसको हमने बोलते। सो यहाँ पर क्या हुआ, चांस सही निकला। सो उसके हिसाब से हमने हाइपोथेसिस टेस्ट करेंगे, ये बहुत केयरफुली टेस्ट करना। रियलिटी नहीं तो डिसीजन, डिसीजन में हमने रखा नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस, नहीं तो नल हाइपोथेसिस को हमने एक्सेप्ट किया और रिजेक्ट किया। ओके, सो यहाँ पर नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, नल हाइपोथेसिस हमेशा सही है, वो रखा है इधर। सो हाइपोथेसिस इज ट्रू। दूसरा वाला क्या रखा, हाइपोथेसिस इज फॉल्स, हाइपोथेसिस फॉल्स रखा। यहाँ पर क्या होगा, एरर्स हो सकता है। एरर्स क्या होगा, रिटेन बाय चांस
वो रिटेन हाइपोथेसिस जो हमने रखा वो हाइपोथेसिस सही है, ट्रू है, वो उसको हमने करेक्ट डिसीजन बोलता है, उसका एक्सेप्ट किया, वो करेक्ट डिसीजन है। ओके, लेकिन नल हाइपोथेसिस फॉल्स है, हमको ये पता है वो हाइपोथेसिस फॉल्स है, फिर भी आपने उसको एक्सेप्ट कर कर और उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। अपने हिसाब से रिसर्च में अपने चेंजेस कर कर रिजल्ट फालतू में दे दिया, उसको हमने बोलता है टाइप 2 एरर। टाइप 2 एरर। ओके, सेकेंड वन में क्या हुआ, हाइपोथेसिस रिजेक्ट, रिजेक्ट हाइपोथेसिस है, लेकिन हाइपोथेसिस ट्रू है, फिर भी उसको हमने रिजेक्ट किया, वो टाइप 1 एरर है। जो हाइपोथेसिस वो सही है, फिर भी हमने उसको रिजेक्ट कर कर हमारा डिसीजन के हिसाब से हमने चेंज लेकर आया, उसको हमने बोलता है टाइप 1 एरर। सो हाइपोथेसिस रिजेक्ट है एंड इट इज फॉल्स, करेक्ट डिसीजन है, यहाँ पर भी कोई एरर नहीं है। सो पॉसिबिलिटी ऑफ 2 एरर क्या होगा इसमें, टाइप 1 एरर बहुत बड़ा चीज है एंड टाइप 2 एरर भी बहुत बड़ा चीज है। टाइप 1 एरर में क्या हो गया, टाइप 1 एरर में हाइपोथेसिस ट्रू, हाइपोथेसिस सही है। एग्जांपल ले लो, एक एक पर्सन है, कोर्ट में है, कोर्ट में है, वो कुछ भी गलत नहीं किया, वो हाइपोथेसिस ट्रू है, वो कुछ भी गलत नहीं किया, फिर भी उसको सजा दे दिया, वो क्या हो गया, वो टाइप 1 एरर है, फिर भी उसको सजा दे दिया, वो टाइप 1 एरर है। उसको रिजेक्ट कर दिया, क्यों, ये टाइप 1 एरर है। ओके, देन सेकंड फॉल्स 2 में क्या हो गया, फॉल्स 2 टाइप 2 एरर है। टाइप 2 एरर में क्या हुआ, द पर्सन वो सही है, वो गलत किया है, फिर भी उसको हमने बचा दिया, फिर भी हमने उसको बचा दिया, ये टाइप 2 एरर में हो सकता है। ओके, टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर, टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। सो टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर के हिसाब से हाइपोथेसिस हमको टेस्टिंग हो सकता है। ओके, सो इसके हिसाब से आज का क्लास हम यहाँ पर क्लोज करेंगे। सो आज का क्लास हमने देखा हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस में क्या क्या देखा था, हाइपोथेसिस क्या देखा है, और उसका क्लासिफिकेशन हमने देखा है, और उसका हाइपोथेसिस टेस्टिंग हमने देखा है। ठीक है, थैंक यू।